प्रकार के जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें नर्स का क्या भूमिका है, नर्स जो है क्या उसमें अपना रोल निभाती है, क्या रोल होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नर्स का क्या भूमिका है। सीधा तौर पे ये पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या क्या रोल है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, चाहे सिर्फ नर्स का भी पूछे या सामुदायिक नर्स का पूछे, बात वही है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो भी रोल होगा नर्स का या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का या फिर एएनएम का, कहिए, बात वही होता है। समझ गए? चलिए इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक नर्स की भूमिका, या यहाँ पे सीधा नर्स दे दीजिए या फिर यहाँ पे एएनएम दे दीजिए। बात वही होता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नर्स या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होता है। ठीक है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नर्स का जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या भूमिका हो सकता है, उसका क्या जो है रोल हो सकता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो भूमिका है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स या नर्स की भूमिका निम्न प्रकार है। मतलब अलग अलग जो कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में, जैसे हो गया संशोधित राष्ट्रीय संशोधित जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, उसके बाद एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में। तो उसमें एक नर्स का या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, इस चीज़ को हमको बताना है। ओके, चलिए देखिए, पहला है माय डियर, मलेरिया कार्यक्रम में भूमिका, रोल इन मलेरिया प्रोग्राम। अब अलग अलग कार्यक्रमों में भूमिका बताना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग कार्यक्रमों के नाम। तो आज हम इस वीडियो में वही 2 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप एक विभिन्न लगभग 12-13 जो है कार्यक्रम के नाम भी आप लोग को मैं बता दूंगा, और ये तो क्वेश्चन है ही, साथ में यहाँ से भी आप नाम जान जाइएगा, और एक लिस्ट ही हम 12-13 कार्यक्रमों का लेकर आए हैं, जहाँ पर आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नाम भी देखेंगे। वह भी प्रश्न पूछता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नाम लिखे और किसी एक कार्यक्रम को जो है विस्तृत से चर्चा करें, ऐसे 10 नंबर में पूछता है। ठीक है ना? तो चलिए आज हम जो है बताते हैं। पहला है मलेरिया कार्यक्रम में भूमिका। अब यहाँ पे चाहे तो आप एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भूमिका पहला में दे दीजिए, चाहे तो आप टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में पहला भूमिका लिख दीजिए। तो ये आपको सिर्फ याद करना है, सीरियली 1 के 2 पे, 2 का 4 में, 4 का 5 में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सीरियल बता रहा हूँ तो ऐसे ही आपको 1 में मलेरिया है तो 1 में आपको ही मलेरिया ही लिखना है, और इस चक्कर में आप जो है रटते रहे कि 1 में ये है, 1 में है, 2 में है, 2 में है। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ कॉमन याद रखना है कि कौन कौन से कार्यक्रम है, इसमें नर्स की भूमिका क्या क्या होगी, और चाहे तो उसको सीरियल आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ठीक है ना? तो यही है मलेरिया कार्यक्रम में एक नर्स की क्या भूमिका होती है। तो माय डियर, निष्क्रिय निगरानी प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में मलेरिया के रोगियों को पता लगाती है तथा उचित जो है उपचार प्रदान करती है। वह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स सक्रिय एवं रोगियों को बेहतर उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल के लिए रेफर करती है। वह जन समुदाय को मलेरिया के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जो है क्या करती है, शिक्षा प्रदान करती है, और वह अपने क्षेत्रों में मच्छरों को नियंत्रण हेतु कदम उठाती है। देखिए, सबसे पहले मलेरिया किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहले नर्स जो है क्या करेगी कि मच्छर को कंट्रोल करवाएगी, अपने क्षेत्रों में मच्छर के कंट्रोल करने के लिए शिक्षा देगी, जैसे गंदे नाली के जो है आसपास डीडीटी का पाउडर छिड़काव करवाना, उसके बाद सभी को बोलना कि बरसाती मौसम में जो है मच्छरदानी, नेट लगाना, जाल लगाना। ठीक है, तो ये सब जो है होता है। साथ में कोई भी अगर मलेरिया का सक्रिय रोगी है तो उसको जो है बेहतर उपचार के लिए आगे के स्वास्थ्य केंद्र में भेजना नर्स का ये काम है, नर्स का ये भूमिका है, जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे का केंद्र मतलब स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह ज़रूरत के हिसाब से वह रेफर करती है। ठीक है, साथ ही एक निष्क्रिय निगरानी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वह समुदाय में मलेरिया रोगियों को पता लगाती है तथा उसका उचित उपचार जो है प्रदान करती है। तो यही भूमिका हो गया, मतलब सबसे पहले रोगियों को पता लगाएगी, उसके बाद उससे बेहतर उपचार के लिए आगे जो है भेजेगी। ठीक है, उसके बाद उस पर नियंत्रण करने के लिए लोगों में शिक्षा प्रदान देगी। ठीक है, और मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए भी जो है शिक्षा देगी। तो यह मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गया। ठीक है, दूसरा है कुष्ठ रोग कार्यक्रम में भूमिका, रोल इन लेप्रोसी प्रोग्राम। अब कुष्ठ रोग क्या होता है, तो वह कुष्ठ के निश्चित तथा संभावित रोगियों को पता लगाकर उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी MDT द्वारा उपचार दिलवाना सुनिश्चित करती है। अब जैसे ही कुष्ठ रोग का बात आ गया, कुष्ठ रोग कार्यक्रम में भूमिका, तो हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलता है हमारे देश में। तो इसके लिए नर्स का इसमें जो भूमिका होता है वह कुष्ठ रोगियों को पता लगाती है। ठीक है, और वह जो है कुष्ठ रोगियों को निश्चित करती है कि हाँ इसमें कुष्ठ रोग
रोग है, संभावित रोगियों को पता लगाती है कि हाँ इसमें कुष्ठ रोग हो सकता है, तो इसके लिए वह मल्टी ड्रग थेरेपी जो है दिलवाती है, शुरू करवाती है, समझ गए। साथ में वह जन समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा कुष्ठ रोग का पूर्ण उपचार संभव है, तथा अगर कुष्ठ रोग किसी को हो रहा है समुदाय में या किसी को है तो वह जो है लोगों में इस बात को जो है दिलासा दिलाती है, यह आश्वस्त करती है कि MDT के द्वारा, मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से उपचार जो है इसका संभव हो सकता है। ठीक है, वह लोगों को कुष्ठ रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपायों के बारे में बताती है तथा उन्हें कुष्ठ रोगियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है। अब जो भी कुष्ठ रोग होता है उससे लोग जो है अपना अलग एक नज़रिया बना लेते हैं वैसे व्यक्तियों से जिसमें कुष्ठ रोग होता है, ठीक है ना। तो जो नर्स होती है वैसे रोगियों को क्या कहेगी कि आप अपने आसपास में अगर कोई कुष्ठ रोग मिलता है तो उसके साथ पॉजिटिव बर्ताव करें, सकारात्मक बिहेव बना के रखें, ठीक है, तथा उसे जो है और लोगों को कहें कि इससे कोई जो है छुआछूत वाला भावना नहीं रखेगा, सभी जो है पॉजिटिव रखे और कैसे इससे निपटारा करें, कैसे इसका नियंत्रण और रोकथाम करें, इसके लिए सोचना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे तमाम चीज़ों को जो है वह नर्स जो है बताती है, लोगों में MDT थेरेपी उपलब्ध कराती है, कुष्ठ रोगियों को पहचान करती है, सुनिश्चित करती है तथा संभावित रोगियों को भी जो है पहचान करती है। तो यह कुष्ठ रोग कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गया। ठीक है, हो गया। तीसरा है क्षय रोग कार्यक्रमों में भूमिका। अब ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में वह भूमिका निभाती है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों में जो भी मौजूद TB रोगी है, क्षय रोगी है, उसको शुरुआती अवस्था में पता करती है, ठीक है, तथा पता करने के बाद उसका जो है डायग्नोसिस करवाती है और जो है डॉट्स जो द्वारा उनका उपचार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि TB के मरीजों के लिए एक प्रभावी उपचार डॉट्स थेरेपी चलता है, तो जो नर्स होती है उसका भूमिका है कि रोगियों को पता करना। ठीक है, देखिए कोई भी कार्यक्रम पूछे ना तो सबसे पहले वह बीमारी से ही रिलेटेड कार्यक्रम होगा, तो सबसे पहले लिखिएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का अपने क्षेत्रों में जो भी बीमारी के कार्यक्रम के बारे में पूछे उस बीमारी के रोगियों को पता करना तथा उसका बेहतर उपचार करना और बेहतर उपचार के लिए आगे जो है रेफर करना। ठीक है, वह क्षय रोगियों को नियमित रूप से डॉट्स थेरेपी लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डॉट्स थेरेपी जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व में मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने दिया जाता है, समझ गए ना। तो इसके लिए लोगों में प्रेरित करती है। वह क्षेत्र के सभी लोगों को अपने नवजात शिशुओं को BCG वैक्सीन यानी टीका आवश्यक रूप से लगवाने हेतु सलाह देती है, क्योंकि यह क्षय रोगी की रोकथाम की बहुत ही कारगर उपाय है। तो माय डियर, नर्स का क्या क्या काम हो गया आप लोग देख लिए कि सबसे पहले वह अपने क्षेत्रों में TB रोगियों को पता करती है, जो भी TB रोग मिल गया उसका जो है बेहतर उपचार के लिए डॉट्स थेरेपी जो है देने में भूमिका निभाती है। वह क्षय रोगियों को नियमित रूप से डॉट्स थेरेपी लेने के लिए प्रेरित करती है, समझ गए। वह क्षेत्र के सभी लोगों को अपने नवजात शिशु को जिसके द्वारा BCG का टीका से TB रुक सकता है आगे, तो इसके लिए जो है TB के लिए BCG का वैक्सीन लेने के लिए लगवाने के लिए जो है सलाह देती है। और क्योंकि यह जो है क्षय रोग का बहुत ही कारगर उपाय है BCG टीका कि बच्चे में ही लगा देंगे तो आगे चल के बहुत कम संभावना होता है TB होने का। ठीक है, देखिए एक आप चीज़ समझिए, आप लोग अभी जो 3 कार्यक्रम देखें इसमें कुछ दम है कुछ दम नहीं है, बीमारी से ही रिलेटेड चीज़ों को लिखा गया है और नर्स इसमें अपना जो है जो थोड़ा मोड़ा योगदान है कर दे रही है। ठीक है, जैसे हम लोग TB के बारे में पढ़े हैं, मैं आपको रिवाइज वाला पढ़ाया हूँ ना, नेशनल रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि TB क्या होता है, TB को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसी सब चीज़ों को तो नर्स इसमें अपना भूमिका निभा दी है, अपना काम कर दी है, तो यही भूमिका हो गया उसका, समझ गए ना चीज़ों को। तो जो कार्यक्रम है वह बीमारी से रिलेटेड है और उस बीमारी में एज ए नर्स आप क्या भूमिका निभा देंगे यही उस कार्यक्रम में भी होता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है। नेक्स्ट है चौथा है परिवार नियोजन में कार्यक्रम में भूमिका। आप समझिए फैमिली प्लानिंग में भूमिका। अब आपको फैमिली प्लानिंग में क्या भूमिका है, मैंने तो आपको पढ़ाया है कि फैमिली प्लानिंग में नर्स जो है एलिजिबल कपल को क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के लिए समझाती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के क्या लाभ हानि है लोगों में बताती है, फैमिली प्लानिंग से जो है रोजगार, ठीक है, रोजगार कैसे अच्छा हो सकता है, लोगों में कैसे जो है बेहतर शिक्षा मिल सकता है, मतलब तमाम चीज़ें बताती है। तो फैमिली प्लानिंग भी जो है यह एक कार्यक्रम है, इसमें जो नर्स की भूमिका है वो देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स लोगों को परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करती है। अब फैमिली प्लानिंग आप लोगों को पता है कि एक टेम्पोररी वाला होता है और एक होता है परमानेंट वाला। टेम्पोररी वाला वो उपयोग करता है जिसको मान गए एक बच्चा हो गया है और उसको जो है 3-4 साल बच्चा नहीं करना है, तो वह टेम्पोररी मेथड अपनाता है, कुछ समय के लिए बच्चा ना हो इसके लिए। अगर कोई चाहता है कि हमें 2 बच्चा हो गया और अब बच्चा हो ही नहीं, तो उसके लिए परमानेंट वाला जो है फैमिली प्लानिंग का विधि है। तो ये 2 विधि होता है। अब 2 विधि में यह निर्भर करता है उस कपल पर, उस जोड़ा पर जो क्या चाहता है। ठीक है, तो देख लीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है परिवार को आकार छोटा रखने और 2 बच्चों को कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करती है। मतलब नर्स जो है किसी भी परिवार को, किसी भी कपल को ये बताती है
कि छोटा परिवार में क्या जो है फ़ायदा होता है, और अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चों के बीच में आपको कितना जो है अंतर रखना चाहिए, ठीक है, कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखना चाहिए, तब दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। वह लोगों को छोटे परिवार के फ़ायदे तथा बड़े परिवार की हानियाँ के बारे में अवगत कराती है, ठीक है ना। यही ना कार्यक्रम में होगा कि इस कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से बताती है। वह अपने क्षेत्र के लोगों की उनकी आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधक के साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराती है। अब वह अपने लोगों को जो है अपने क्षेत्रों के हिसाब से जो है क्या करती है, गर्भ निरोधक जो भी साधन है जैसे कंडोम वगैरह, पिल्स वगैरह, इसका जो है वह क्या करती है, उपलब्ध कराती है लोगों को। समझ गए ना। तो इस कार्यक्रम में नर्स का यही सब भूमिका है। नेक्स्ट है वह निकटस्थम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाले नसबंदी शिविर के बारे में लोगों की सूचना प्रदान करती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का जो है शिविर लगता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, पीएचसी में, तो लोगों के भी जो है इस शिविर के बारे में बताना चाहिए। इस शिविर में आकर जो है भाग लीजिए, आपको अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है फैमिली प्लानिंग में एज ए नर्स लोगों को बताती है, और यह कार्यक्रम में नर्स का यह भूमिका हो गया। ठीक है। 5वां में है टीकाकरण की भूमिका, रोल इन इम्यूनाइजेशन। अब टीकाकरण भी हमारा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कार्यक्रम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम। तो यह जो है क्या होता है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती है उसे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रखा ही इसीलिए जाता है ताकि दूर दराज के देहात के एरिया में भी लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके, स्वास्थ्य के बारे में सलाह मिल सके, स्वास्थ्य शिक्षा मिल सके, बेसिक ट्रीटमेंट मिल सके, बीमारी को रोकथाम शुरुआती स्तर पर ही किया जा सके। इसलिए जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को तैनात किया जाता है दूर दराज के एरिया में, गाँवों के एरिया में, जहाँ पर लोगों को कोई सुविधा नहीं होता है, बहुत चीज़ें के ज्ञान नहीं होता है, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ लोगों को बताती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है ना। माय डियर, रोल इन इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण में नर्स की क्या भूमिका हो सकता है, बड़ी आसान है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिला एवं बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगाना सुनिश्चित करती है। अब नर्स का क्या काम है, नर्स का भाई यही काम है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में देख रेख करना, अच्छा सुझाव देना, टीकाकरण समय पर लगे, इम्यूनाइजेशन उसका अच्छे समय पर हो। तो इसके लिए टीकाकरण के लिए लोगों को क्या करती है, प्रेरित करती है कि टीका लगवाएं। कोई भी वायरल बीमारी चल रहा है उसके प्रति टीका लगवाएं। कोई अगर छोटे नवजात शिशु है, नया जन्म लिया है, तो उसको टीका लगाना चाहिए, ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिला है उसको भी टीका लगता है टिटनस वगैरह का, तो उसे भी टीका लगाने से सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये जो है नर्स का भूमिका होता है। वह लोगों को गर्भवती महिला एवं बच्चों के अनुसार टीके समय पर लगवाने के लिए प्रेरित भी करती है तथा टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों के बीच में बताती है। तो यही टीकाकरण में नर्स की भूमिका हो जाता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब 6ठा है एड्स, रोल इन एड्स प्रोग्राम। अब समझिए एड्स है, एड्स के लिए जो है लोगों को क्या जो है शिक्षा देगी, एड्स कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एड्स के लिए क्या करना चाहिए लोगों को। तो इसके लिए नर्स जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स या सीधा नर्स जो है लोगों को जो है भूमिका कार्यक्रम में निभाती है। कैसे, तो एड्स कार्यक्रम में नर्स का जो भूमिका होता है वह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों को लोगों को एड्स के कारण, फैलने के तरीके, क्लिनिकल लक्षण, बचाव के उपाय, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब एड्स में होता क्या है, तो एड्स बहुत लोग को पता ही नहीं रहता कि कैसे फैलता है, किस कारण से होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसके बचने के क्या तरीके हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप जाइएगा खासकर तो आप कहिएगा एड्स, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि एड्स क्या होता है। तो नर्स का काम होता है कि वह इस कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लोगों को यानी अपने क्षेत्रों में लोगों को क्या करे, एड्स के कारण बताए कि एड्स किन कारण से होता है, एड्स के फैलने का क्या तरीका है। अब एड्स अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी लक्षण से पहचान कर खुद को जो है बचा सके। ठीक है। एड्स के बचने के क्या उपाय हैं होने के बाद, एड्स में दिए जाने वाले जो ART थेरेपी होता है, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है, इन सब के बारे में जो है नर्स बताती है एड्स कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। वह लोगों को असुरक्षित यौन संबंधों से दूर रहने तथा आवश्यकता अनुसार कंडोम का उपयोग करने की सलाह देती है। अब जो नर्स होती है, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो या एक जनरल नर्स हो, वह एड्स कार्यक्रम में लोगों को ये बताती है कि इनसिक्योर मतलब अगर आपका जो है यौन संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको एड्स होगा। तो इसके लिए सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए या असुरक्षित यौन संबंधों से दूर रहने के लिए कहती है, और अगर आवश्यकता अनुसार ज़रूरी हो तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा जो है लोगों को सलाह देती है। ठीक है। तो यह एड्स कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गई। ठीक है। 7वां है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, रोल इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन, एंड चाइल्ड हेल्थ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब आपको लिखना पड़ेगा कि प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका है। तो माय डियर आपके सामने में है
सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स महिलाओं को गर्भ अवस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूतिका अवस्था के दौरान उपयुक्त जो है देखभाल जो है क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, समझ गए। वह लोगों को अपने नवजातों को सभी टीके लगवाने, 6 माह तक स्तनपान कराने, देखभाल के दौरान पर्याप्त स्वच्छता रखने आदि के बारे में सलाह देती है। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित तथा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माय डियर, यहाँ पे आपको देख लीजिए नर्स जो होती है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को पता है कि नर्स का अलग अलग काम है, नर्स का अलग अलग रोल है। अब आप लोग देखे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का अगर जनरल भूमिका पूछता है तो हम लोग लिखते हैं एडवोकेट के रूप में, शिक्षक के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है ना, रिसर्चर के रूप में। अलग अलग जो है भूमिका आप लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो जनरल कम्युनिटी हेल्थ नर्स का अगर भूमिका पूछेगा तो वो वाला लिखेंगे एज ए एजुकेटर के रूप में, एज ए एडवोकेट के रूप में, एज ए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। तो वो भूमिका अलग हो गया। जनरल सीधा पूछ देगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका बताए तो वो लिखेंगे। अगर हमें कह देगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका बताए तो फिर आपको ये सब कार्यक्रमों में भूमिका बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 7वां है माय डियर, यही है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब समझिए प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव और शिशु के स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होती है। माय डियर, RCH इसी को कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसी को RCH प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कोई महिला अगर प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था में है, या फिर उसके जो डिलीवरी लेबर का प्रक्रिया होता है उसमें हो, या फिर जो है प्यूरिलल हो, सूतिका अवस्था हो, इस दौरान जो है उपयुक्त देखभाल प्रदान करती है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वह महिलाओं को गर्भावस्था में, प्रसव के समय और सूतिका अवस्था में उपयुक्त देखभाल प्रदान करती है। पहला भूमिका हो गया। नेक्स्ट है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको टीके लगाना हो, 6 महीने तक स्तनपान करवाने की बात हो, तो इस समय जो है पर्याप्त देखभाल आदि करने का जो है सलाह देती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जो है नर्स का अलग अलग भूमिका होता है और वह जो है अपने सेवाओं का मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से जो है आपके और सारे कार्यक्रमों में आप भूमिका लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 कार्यक्रमों का आपको भूमिका बता दिया। एक कार्यक्रम अगर आपको याद रहता है, कार्यक्रमों का नाम याद रहता है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें को आप में नर्स की भूमिका बता सकते हैं कि नर्स क्या क्या इसमें कर सकती है। ठीक है, तो यह हो गया राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका, जो कि भूमिका मैंने यहाँ पे 7 भूमिका के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। जो लोग इंग्लिश में हैं वह जो है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं। एक एक करके दिया गया है, कुछ खास है नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इंग्लिश वाले आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। दूसरे क्वेश्चन है वो है मेरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची। अब देखिए होता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन जब आपसे पूछ सकता है तो वहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पूछेगा ना, तो आपको 12-13 के सूची तो बनाना ही पड़ेगा। 12-13 कार्यक्रमों के नाम लिखकर यह सूची तो बनाना ही पड़ेगा। साथ में कहेगा किसी एक के बारे में चर्चा करें, तो जो एक आएगा उस पर चर्चा कर देना है और यह 12-13 का नाम लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हमारा भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं। देख लीजिए, पहला है RNTCP, याद रखिएगा। RNTCP का फुल फॉर्म पूछेगा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यह हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसी में हाँ जो है आप लोग को पता होना चाहिए, डॉट्स और डॉट्स प्लस इसी में दिया शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहला। दूसरा है राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, ठीक है ना, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, याद रखिएगा। तीसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, पोषण के बारे में भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। 7वां है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, इसमें पोलियो का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है ना। 8वां है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी ऊपर देखे हैं, RCH प्रोग्राम, समझ गए ना। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया के लिए भी जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, इसमें भी जो है स्वच्छ जल और साफ जल और स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है। 11 नंबर का है माय डियर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, समझ गए ना, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। अब आयोडीन की कमी से घेंघा रोग वगैरह होता है, तो यही है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है ना। उसके बाद है 12 नंबर राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। एंड लास्ट है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 13 प्रोग्राम माइंड में याद रखिएगा, और जब ये 13 प्रोग्राम याद रहेगा ना तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें नर्स के भूमिका
भूमिका लिखने में, चाहे आपको किसी एक पर चर्चा करने में। एड्स के बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा, RNTCP के बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक आध प्रोग्राम और डिटेल में पढ़ा दूंगा। बाकी एड्स के बारे में तो पढ़ा ही दिए हैं, RNTCP के बारे में पढ़ा ही दिए हैं। तो ये सब मुख्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए। राष्ट्रीय देखिए, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखिएगा, सब में नेशनल लगाते जाइएगा। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय जल पूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम एंड संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। 13 कार्यक्रम को अच्छा कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, तो आपसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछेगा। अगर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, सीधा पूछेगा कि जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूची बनाए 5 नंबर में, तो यह 13 के नाम लिख दीजिएगा, तो यह सूची हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें है इंपॉर्टेंट था दोनों प्रश्न में आपको। फैमिली वेलफेयर हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, मीन्स परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होता है, आप लोग सुने होइएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ओके। तो इसके बारे में देखना है। और इन कार्यक्रमों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, इस कार्यक्रम में क्या भूमिका होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, यह प्रश्न होता है कि व्हाट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, एंड रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ओके। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए, और मैं बता दूं, यह लॉन्ग क्वेश्चन का 7वां वीडियो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि 3rd ईयर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो, बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही निकल जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को बहुत आसान समझ लिए हैं, नहीं देखते हैं। जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम वीडियो लाते हैं ना, तो बहुत लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। बाकी कोई बात नहीं है, जो इग्नोर करते हैं वो उनका अपना मर्जी है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जितना महत्वपूर्ण मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी है, उतना महत्वपूर्ण आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी है, ठीक है। अगर आपको नंबर कम जाएगा ये किसी एक में भी, तो आपके नंबर कम जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम होता क्या है। चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम लगाने हेतु 1953 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नाम से ही इसका स्पष्ट है कि परिवार के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया वही कहीं ना कहीं परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ठीक है। अब देखिएगा, भारत सरकार ने, हमारे चूँकि देश में जनसंख्या आज से नहीं बढ़ रहा है, शुरू से जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम लगाने हेतु 1953 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि भारत सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने या रोकथाम करने हेतु जो है 1953 में जो है क्या किया, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम का शुरुआत किया, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है, भारत सरकार ने। तो ये चीज़ें हो गया। चलिए अब आपको देखना है कि आगे क्या लिखेंगे। तो देख लीजिए, परिवार नियोजन से तात्पर्य उन विधियों से है जो एक दंपति को उसके परिवार का आकार छोटा रखने में सहायता करे, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए परिवार नियोजन होता क्या है। तो परिवार नियोजन एक ऐसा विधि है, एक ऐसा मेथड है जो व्यक्ति को क्या करता है कि ज़्यादा जनसंख्या होने से बचाता है। मान गए एक परिवार में 2 बच्चा हो गया, और अगर बच्चा और ज़्यादा बच्चा ना हो तो इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, फैमिली प्लानिंग करा लेता है, परिवार नियोजन करा लेता है। तो इसके तहत क्या होता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके तहत जो है बहुत सारे विधियां हैं, टेम्पोररी मेथड है, परमानेंट मेथड है, अलग अलग विधियां हैं परिवार नियोजन के, ठीक है। तो परिवार नियोजन का मेन मकसद इन विधियों का यही होता है कि जो एक दंपति उसके परिवार है उसको छोटा आकार रखने में सहायता करता है, ठीक है। कौन, यही हमारा परिवार नियोजन की विधियाँ, ठीक है, अलग अलग विधियाँ हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों एवं दंपतियों को अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम पर्याप्त अंतर हो, इसके लक्ष्य से जो है यह जो है क्या किया गया, आवश्यक जानकारियां एवं साधन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। नॉर्मली बात किया जाए, परिवार कल्याण कार्यक्रम का यही मकसद था कि इसके अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ, ठीक है, जिससे परिवार का कल्याण हो। परिवार का कल्याण कैसे होगा, तो मान गए एक
परिवार में अगर 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो कभी भी आपके परिवार का कल्याण होगा नहीं होगा। आप हमेशा कमाते रह जाइएगा, घर में हमेशा कंगाली रहते रह जाएगा। एक को पढ़ाइएगा तो दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, तीसरा को पढ़ाइएगा तो चौथा नहीं पढ़ पाएगा। तो अधिक जनसंख्या का बहुत सारे परेशानियां होने लगता है। तो नॉर्मली परिवार फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर जो है 1953 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो क्या परिवार नियोजन का तात्पर्य यही होता है कि फैमिली परिवार के छोटे आकार रखने में सहायता करना। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, मतलब फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कोई भी दंपति, कोई भी कपल चाहता है कि हमें अनचाहे गर्भ, मतलब जो गर्भ हम नहीं चाहते हैं कि रहे, उस गर्भ से मतलब बचा जा सके, अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिल सके, ठीक है। तथा 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होना चाहिए, एक पर्याप्त अंतर रखने के लक्ष्य से भी जो है यह फैमिली प्लानिंग जो है बहुत आवश्यक होता है और इसका जानकारी दिया जाता है और इसके साधनों का उपलब्ध जो है करवाया जाता है लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के अंतर्गत, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना है, ठीक है, समझ गए। चलिए, इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिवार जो है क्लिनिकों की स्थापना की गई, ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की स्थापना की गई। अब यह जो कार्यक्रम है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसको इफेक्टिव ढंग से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेशन के लिए फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की स्थापना की गई, परिवार क्लिनिकों की स्थापना की गई, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख तत्व था। अब देखिए, फैमिली परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य जो सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ें था वह परिवार नियोजन ही था, जिसमें परिवार नियोजन के लिए लोगों को बताना, शिक्षा देना, ठीक है, तमाम ऐसे जागरूक जो है करना, साधन उपलब्ध कराना, जैसे कंडोम वगैरह, पिल्स वगैरह, जो कि अस्थायी, यह सब परिवार नियोजन ही है। तो ये सब जो है उपलब्ध कराना, लोगों में जो है क्या करना, होम विजिट के माध्यम से हो या काउंसलिंग के माध्यम से एक उचित कपल जो एलिजिबल है फैमिली प्लानिंग के लिए, उसको जो है आवश्यक बातें बताना, फ़ायदा बताना, ये सब के सब जो है फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है यही फैमिली प्लानिंग पर ही किया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, अब आप लोग को जानना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग अगर है तो इसका क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, लोगों में इस चीज़ को बताया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। तो यह सब के सब जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है ये जो कार्यक्रम है इसको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू करने के लिए पारिवारिक क्लिनिकों, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स की भी स्थापना की गई, ठीक है। बाद में इससे जो है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तथ्य था, ठीक है ना, समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों को छोटे परिवार के फायदे एवं बड़े परिवार की सामाजिक आर्थिक हानियों से अवगत कराकर उन्हें परिवार का आकार छोटा रखने के लिए प्रेरित करना। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए, परिवार छोटा कैसे होगा, तो फैमिली प्लानिंग कराएगा तब ना परिवार का आकार छोटा होगा, परिवार का संख्या कम रहेगा। और जब परिवार का संख्या कम रहेगा, मान गए 5 बच्चे के जगह पर अगर 2 बच्चे हैं किसी को, तो क्या होगा, उसका मान गए अगर 10,000 भी अगर इनकम है तो अपने बच्चे को पाल लेगा और उसे पढ़ा देगा, ठीक है, और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन मान गए एक तो इनकम कम है, ऊपर से 2 की जगह पर अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबको पहनावा ओढ़ावा खाना पीना चाहिए, जो कि एक अच्छा खाना पीना या पहनावा ओढ़ावा नहीं हो सकेगा इस समय में, ठीक है ना। उसके प्रकार आप सबको पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से, जो शिक्षा होनी चाहिए। तो अनेकों हानियाँ है, समझ गए। अगर छोटे परिवार है तो इसका बहुत सारे लाभ है जो कि लोगों को बताया जाता है। बड़े परिवार का क्या हानियां हैं, लोगों में बड़े परिवार के हानियों के बारे में अवगत कराया जाता है, ठीक है। छोटे परिवार रखने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है। तो यह सब के सब जो है स्वास्थ्य शिक्षा में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। उन्हें 2 बच्चों के मध्य में कम से कम कितना अंतर रखना है, इसके लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब जो भी कपल है, जो भी जोड़ा है, उसको जो है यह भी बताया जाता है कि आप एक बच्चे हो चुका है तो फिर अब जब 2 बच्चे, दूसरा बच्चे हो तो दूसरे बच्चे होने में कितने समय का अंतर लेना चाहिए, मतलब 2 बच्चों के मध्य में कम से कम 3 साल का अंतर हो, इस बात को लोगों को बताना, ठीक है।
तब ये सब करने के लिए ये सब करने के लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य पहलू है। तो माय डियर, इस कार्यक्रम फैमिली वेलफेयर का मेन मकसद यही था कि कैसे व्यक्ति का परिवार का आकार छोटा किया जाए, कैसे जनसंख्या को जो है कम किया जाए, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी देख रहे हैं लगातार जो है जनसंख्या बढ़ ही रहा है। तो 1953 में जो है हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। इसमें जो है लोगों को परिवार छोटा रखने के लिए क्या फ़ायदे हैं, परिवार नियोजन क्यों कराना चाहिए, ठीक है, परिवार नियोजन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, क्या हानियाँ जो है बड़े परिवार का है, ये सब के सब जो है लोगों को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा में ये बताना कि परिवार होना चाहिए तो छोटे परिवार होनी चाहिए, संख्या छोटे होने चाहिए, इसका क्या लाभ है, बड़े परिवार की क्या हानियाँ होगा अगर बच्चे ज़्यादा करते हैं तो, ठीक है। परिवार का जो है आकार छोटा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, और साथ में परिवार नियोजन के लिए जो जो साधन है उसको जो है लोगों के बीच में उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करना, इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य जो है उद्देश्य था, मुख्य पहलू है किस कार्यक्रम का, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब माय डियर, इस कार्यक्रम का हमसे पूछेगा कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है। अब एक नर्स जो कम्युनिटी में काम करती है समुदाय में, उसको इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या क्या जो है उसका काम है, क्या क्या जो है उसका रोल है, इस रोल को बताना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे पहले जो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ का जो वीडियो देखे थे तो वहाँ पे मैं आप लोग को बता रखा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है विभिन्न तरीक़ा के नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में रोल अलग अलग तरीके से निभाती है, तो वो पढ़ाए थे। तो ठीक इसी प्रकार से यह भी एक कार्यक्रम है, तो इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो कार्य है, जो रोल है, वह निम्न प्रकार है, यानी नीचे जो दिए गए हैं, ठीक है। पहला है परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। पहला पॉइंट है कि परिवार के बारे में डिटेल से जो है जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा परिवार के विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे परिवार के सदस्य कितने हैं, उम्र कितना है उसका, सबका लिंग कौन सा है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता सबका कितना है, आर्थिक स्तर कितना है परिवार का, परिवार में सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या, किसको कौन सा समस्या है, ठीक है, मासिक आय मतलब सबके मंथली इनकम कितना है, टीकाकरण लगा है या नहीं लगा है, आदि की जानकारी वह परिवार से प्राप्त करती है। तो नर्स के पहला कार्य या भूमिका ये होता है कि वह कम्युनिटी हेल्थ में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है तो उसे परिवार के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे परिवार की संख्या, उसका उम्र, लिंग, उसका जो है शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्तर, मंथली इनकम, ठीक है ना, परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, टीकाकरण, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और यह नर्स के काम है। दूसरा है परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। अब हम लोग ऊपर में देखे हैं कि परिवार की आवश्यकताओं को पता लगाना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना, तो उसमें देखे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। तो यहाँ पे यह एक हेडिंग ही बन गया, क्योंकि परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारे समस्या हो सकते हैं और होते भी हैं, तो इसका पता लगाना नर्स का एक कार्य होता है, ठीक है। कैसे या भूमिका कहिए, ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो नर्स होती है वह परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करती है, बातचीत करती है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को पता लगाती है और परिवार के सदस्यों के उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा जो है उपलब्ध कराती है। समझ गए चीज़ों को। चलिए माय डियर, तीसरा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत शानदार है। तीसरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने का मतलब क्या होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा उनके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है, तथा उसका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं, टीकाकरण आदि कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना।
कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है अपने समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसका क्या फ़ायदे हैं लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को लाभ ले सके। क्योंकि सरकार जो भी योजना चलाती है वह लोगों के लिए ही चलाती है, आम पब्लिक के लिए ही चलाती है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके तो नर्स इसमें भूमिका निभाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। ओके, चलिए ये हो गया स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में लोगों में जानकारी देना, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। उसके बाद है परिवार नियोजन सेवाएं और टीकाकरण आदि सेवाएं, ठीक है। तो ये कुछ सेवाएं हैं जो कि एक नर्स के द्वारा लोगों में बताया जाता है। अलग अलग बहुत सारे स्वास्थ्य की योजनाएं आते हैं तो वो भी जो है नर्स क्या करती है अपने समुदाय में लोगों को अवगत कराती है, बताती है इसके लाभों के बारे में, ठीक है ना। माय डियर, चौथा है निरीक्षण करना, सुपरविजन करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अधीनस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक आदि के कार्यों को देखभाल करती है। वह परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए देखभाल का निरीक्षण करती है, ठीक है। निरीक्षण करने का मतलब होता है सुपरविजन करना, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन करना। माय डियर, जैसे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर में बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है शामिल होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है काम करती है, ठीक है। तो ऐसे में होता यह है कि जो भी मान गए हम किसी भी डिपार्टमेंट में हम सीनियर लेवल पर है तो कहीं ना कहीं हमारे से कोई जूनियर होगा ही होगा। तो अगर हमसे जूनियर होगा तो सीनियर का क्या काम होता है कि हम अपने जूनियर के कामों को जो है क्या करें, देखभाल करें, ठीक है ना। और साथ में जो वह जो है काम कर रहा है या जो वह लोगों को सहायता दे रहा है उसको सहायता को जो है हम देखेंगे कि कैसे सहायता दे रहा है, गलत तरीके से दे रहा है या सही तरीके से दे रहा है, उसका ऑब्जर्वर करेंगे, ठीक है। तो मुख्यतः नर्स का भी काम यही होता है कि वह अन्य उसके अंदर जो अधीनस्थ स्वास्थ्य करता है, जो स्वास्थ्य सहायक है आदि जो है उसके कार्यों को देखभाल करना और साथ में परिवार के लोगों को जो भी दिया गया देखभाल है उसको निरीक्षण करना। तो ये निरीक्षण करना हो गया नर्स के भूमिका। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब इसी फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नर्स का ये भूमिका होता है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। पाँचवा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब होता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वह स्वास्थ्य शिक्षा देने में लोगों को मदद करेगी, अपनी भूमिका निभाएगी, ठीक है ना। जैसे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता करना, ठीक है, कैसे जो है संक्रामक बीमारियों से बचना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, ठीक है, कैसे समय पर टीकाकरण लगाना है, कैसे फैमिली प्लानिंग समय पर करवाना है। तो तमाम चीज़ों के जो है बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ही नर्स का एक भूमिका होता है। किसी भी कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा जो है देती है। तो फैमिली प्लानिंग में भी जो है वह क्या करेगी, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे ही देंगी, ठीक है। चलिए छठा है रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना। अब हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि नर्स का एक काम और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि नर्स जो भी काम अभी तक की है शुरू से लेकर अंतिम तक वह जो है सभी कामों को अपना जो है रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करती है। वह जो है आगे समय पर या अपने से जो है सीनियर या बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए अपने कामों को, ठीक है, या फिर किसी भी पहलू से जानकारी इकट्ठा रखना नर्स का काम होता है। आगे जो है इसका ज़रूरी पड़ सकता है, इसलिए नर्स अपने कामों का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ज़रूर रखती है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या क्या जो है लोगों को देखा है, क्या बताया है, क्या किया है। टोटल रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो है तैयार करके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य एजेंसियों को जो है भेजती है। तो यह नर्स के काम होता है और यह भूमिका होता है कि वह हर कार्यक्रम में जहाँ भी हिस्सा लेती है वहाँ का रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ज़रूर रखे, ठीक है। ये हो गया, यह भी एक काम होता है या भूमिका होता है। सातवां है विभिन्न प्रकार के शिविरों का आयोजन करना। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका ये काम होता है कि परिवार कल्याण सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर, हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए जिनके नियोजन, प्लानिंग एवं इनके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की होती है। माय डियर,
सातवां पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के कैंप्स का आयोजन करना। आप लोग देखते होइएगा कि गांव-गांव में अलग अलग जो है टोला में, अलग अलग जो है मोहल्ला में, अलग गाँवों में जो है विभिन्न प्रकार के शिविरों का कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अलग अलग जो है समस्याओं के बारे में बताया जाता है। तो इस शिविर में जो मुख्य काम करने का जो होता है, जो नियोजन करने का, आयोजन करने का, ठीक है ना, जो जिम्मेदारी होता है इसमें काम करने का, परिवार कल्याण के सेवाओं के अंतर्गत जो भी फैमिली वेलफेयर सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी शिविर का आयोजन होता है वह कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, और वह इन कैंपों को सफलपूर्वक आयोजन करने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। आठवां है और आखिरी है मूल्यांकन करना। अब आप लोग को पता है कि कोई भी आप शुरू से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि नर्स अपने कामों को सबसे लास्ट में मूल्यांकन जरूर करती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन के पढ़ाई का, पूरे जीवन के कामों का और जो है वह इवैल्यूएशन मतलब वह मूल्यांकन कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। मूल्यांकन बेसिक होता है कि आप पता कर सकते हैं मूल्यांकन के जरिए कि हम जो भी काम किए हैं कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है या इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। आप मूल्यांकन के जरिए अगर कोई काम इफ़ेक्टिव नहीं पता लगा है तो आप पुनः उस काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो काम आपसे न होने वाला है तो आप उस कामों से दूर हो जाते हैं। तो मूल्यांकन व्यक्ति को जो है एक सफल काम होने का जो है बताता है, रिजल्ट बताता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस होता क्या है, मीन्स व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा होता क्या है, ये पूछेगा। साथ में विभिन्न व्यावसायिक रोगों की सूची बनाएं। तो जब आप इसके उद्देश्य को समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है क्या, समझ गए ना। तो चलिए इसके उद्देश्य को देखते हैं कि आखिर यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, समझ गए ना, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है, समझ गए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों व कार्मिकों में विभिन्न व्यवसाय जनित विकारों व दुर्घटनाओं की रोकथाम करना। अब आप लोग देखते होइएगा कितना व्यक्ति लोहा फैक्ट्री में काम करता है, स्टील फैक्ट्री में काम करता है, समझ गए, या ईंट भट्ठा में काम करता है, या फिर पत्थर तोड़ने वाला, बहुत सारे अलग अलग जो है व्यवसाय है और श्रमिक है, तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो सब के बिना सब जरूरी है, समझ गए ना, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। काम नहीं करेगा तो कैसे ईंट बनेगा, मकान बनेगा, समझ गए। अगर कोई पत्थर नहीं तोड़ेगा तो कैसे छोटे छोटे गिट्टी और जो है आपके घर में जो चूना सीमेंट लगता है वो सब बनेगा। तो सब का अपने अपने जगह पर काम करना जरूरी है, लेकिन इन सब को देख रेख भी करना जरूरी है। अगर मान गए इन क्षेत्रों में कोई श्रमिक या कार्मिक काम कर रहा है जिनके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो इनके विकारों और इनके दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिए यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है। जो व्यवसाय में रहते हुए अगर कोई काम अपना करता है और दुर्घटना हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको जो है यहाँ पे सेवा इसी ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य सेवा के जरिए ही दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है व्यवसाय में कार्यरत जो भी लेबर है, श्रमिक है या कार्मिकों है, उनका स्वास्थ्यकर व सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना। अब इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी काम कर रहे हैं व्यवसाय में, ऑक्यूपेशनल अपने अपने व्यवसाय में जो भी श्रमिक कार्मिक काम कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना भी इस सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक है, जो भी कार्मिक है, उनके उत्पन्न रोगों का शुरुआती अवस्था में निदान कर उन्हें उपयुक्त उपचार उपलब्ध कराना। जैसे जो कोयला में काम करता होगा तो देखते हुए कोयला जलता है, उससे कितना दुर्गंध निकलता है, और जो वहाँ पे काम करता है तो उस डायरेक्टली उसके संपर्क में है, नज़दीक में है, तो उसको जो है उस प्रकार के रोग होना जाहिर सी बात है, बड़ी आसानी से रोग हो जाएगा। तो वैसे श्रमिक और कार्मिक जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनको शुरुआती अवस्था में ही उनके रोगों को पहचान करना और उपचार करना, उपलब्ध कराना, ये सेवा का एक उद्देश्य है। व्यवसाय में जो भी कार्यरत श्रमिक है, कार्मिक है, उनको स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों से बचाना। अब जो अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको कोई अन्य निगेटिव प्रभाव ना पड़े इस रोग का, आगे चलकर इनसे बचाना भी जो है इस सेवा का मकसद है। आगे है व्यवसाय में कार्यरत जो भी श्रमिक कार्मिक है, उनका सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्तर को उच्चतम बताना। अब हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य का स्तर ही अर्थ ही होता है कि सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सभी तरीके से जो है बेहतर पाना ही जो है स्वास्थ्य का एक अच्छा अवधारणा है। सभी श्रमिकों व कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायिक रोगों की जटिलता के बारे में बताना। मतलब जितने भी कार्मिक अपने क्षेत्र में व्यवसाय में कार्यरत है, उन सबको स्वास्थ्य शिक्षा देना, उनसे रिलेटेड कौन कौन से उनके व्यवसाय से रिलेटेड जो है रोग होगा, उसका क्या जटिलता होगा, इसके बारे में बताना। जैसे कोई अगर कोयला वाला
खदान में कोई कोयला जो है विभाग में उद्योग में काम कर रहा है, तो उसको कोयला से संबंधित कौन कौन से किस्म का बीमारी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे बचेंगे, उससे क्या जटिलता है, इन सब के बारे में जो है उनको बताना। रोग व दुर्घटना से पीड़ित कार्मिकों को पुनर्वास देना, मतलब अगर कोई मान के लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको अचानक से पैर टूट गया, हाथ एक कट गया, इस प्रकार से होता है घटना बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े व्यवसायों में, तो उनको जो है रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास देना, जहाँ पे उनका ज़िंदगी जीने के लिए सिखाया जाता है कि अब आप दुर्घटना ग्रसित हो चुके हैं, आप एक पैर हाथ खो चुके हैं या आपका ये चीज़ें गड़बड़ हो चुका है, तो कैसे आप ज़िंदगी को आगे तरह जिएंगे, इसके लिए पुनर्वास जो है में बताया जाता है ऐसे पीड़ितों को। तो ये सब जो है सेवा उपलब्ध कराना ही जो है इसका उद्देश्य होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस का। यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब ही है कि वे श्रमिक जो अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनसे संबंधित अगर कोई आवश्यकता है, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए या बीमार होने वाला हो, तो उन सबको सेवा प्रदान करना ही जो है इस सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। आगे चलिए, आगे और भी इससे रिलेटेड प्रश्न है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं माय डियर, कह रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है। आपको ऊपर में कहा है ना कि व्यावसायिक रोगों को सूची बनाइए। तो व्यावसायिक रोग अथवा मुख्य व्यावसायिक आपदाएं निम्न प्रकार है। तो व्यावसायिक रोग कौन कौन सा है, यह एक आपदा के रूप में भी होता है, देख लीजिए। ऐसे कार्यस्थल जहाँ ताप, शीत, शोर, पराबैंगनी किरणें, आयनी किरणें आदि का इस्तेमाल होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे कार्यस्थल जहाँ पे जो श्रमिक या क्रमिक काम करते हैं, जहाँ पे ताप का उपयोग किया जाता हो, थर्मल प्लांट में, समझ गए। जहाँ पे शीत का मतलब बिल्कुल वो एरिया ही ठंडा से भरा हो, समझ गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हल्ला गुल्ला शोर वाला काम हो, पराबैंगनी किरणें का यूज हो, अल्ट्रा वायलेट जो है रे का यूज हो, समझ गए, आयनी किरणें का यूज हो, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले को निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। कौन कौन से रोग, और चलिए हम दिखाते हैं। जो जिस क्षेत्र में काम करे और उस क्षेत्र में अगर उस प्रकार का रोग हो जाए, वही व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। यानी व्यवसाय में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित रोग होना ही व्यावसायिक रोग कहलाता है, समझ गए। जैसे कोई ताप के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको जल जाएगा तो बर्न वाला हो जाएगा, हीट स्ट्रोक लगता है, समझ गए, निर्जलीकरण होता है, समझ गए ना, मसल्स क्रैम्प होता है, ट्रेंच फूट होता है, शीत गलन, ये ठंडा वाला इलाका में शीत गलन होता है, हाइपोथर्मिया मतलब तापमान बहुत कम हो जाता है, शोरगुली वाले इलाका में काम करेगा तो उसको डिफनेस बहरापन होगा, सिर दर्द होगा, अल्ट्रा वायलेट से स्किन कैंसर होता है, आयनिक रे से जो है इनफर्टिलिटी बांधता होता है। तो इन सब जो है उसके व्यवसाय में रहते हुए ये रोग होता है, जो ऊपर में बताया गया है वही ये रोग सब हो सकता है किसी भी व्यवसाय में अगर कोई काम करेगा तो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा रोग आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे कार्यस्थल जहाँ रासायनिक व धात्विक पदार्थ जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक आदि का प्रयोग होता है, वहाँ निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे ऐसे औद्योगिक सब है, फैक्ट्री सब है, जहाँ पे सीसा का, पारा का, समझ गए ना, आर्सेनिक का इस्तेमाल होता है। तो इन सब का इस्तेमाल जहाँ फैक्ट्री में होता है, वहाँ पे कोई ना कोई तो आदमी श्रमिक सब जरूर काम करता है। तो वो सब काम करता है तो उनको भी जो है जटिलता रोग होता है इन सब चीज़ों से। तो उनमें कौन रोग होगा, हेडेक होगा, व्यावसायिक मोतियाबिंद होगा, समझ गए, हृदय असमानता, हार्ट एब्नॉर्मलिटी हो सकता है, गर्भवती महिला में गर्भपात हो सकता है, समय पूर्व प्रसव हो सकता है, नवजात में जन्मजात विकृतियाँ हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसमा हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, आदि चीज़ें जो है इन सब चीज़ों में, इन सब विभागों में काम करने वाले को ये सब रोग हो सकता है, और यही सब जो है व्यावसायिक रोग होता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे एक एक करके इंग्लिश हिंदी साथ में दिया गया। अब हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ऐसे उद्योग जहाँ से निकलने वाली धूल शरीर में निम्नलिखित रोग उत्पन्न करती है। मतलब कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे आपके धूल कण निकलते हैं, समझ गए, और उनसे भी जो है रोग होता है। जैसे कोई कोयला फैक्ट्री में काम करेगा तो उससे धूल निकलता है, तो उससे एंथ्राकोसिस होता है रोग। गन्ने के फैक्ट्री में, गन्ने के जो मिल होता है उसमें काम करने वाले को उससे रेसे से धूल निकलता है, उससे बेगासिस रोग होता है, समझ गए। रुई या कपास के धूल से बाइसाइनोसिस होता है, सिलिका की धूल से सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टस धूल से एस्बेस्टोसिस होता है। तो ये सब जो है एक विशेष जो है आपके उद्योग में काम करने से वहाँ से जो धूल निकलता है छोटे छोटे, और उसके अपने श्वसन के जरिए जो वहाँ के कर्मचारी अपने अंदर लेंगे, उनको तो बीमारी होगा ही। तो उनमें जो है ये सब बीमारी उनके उद्योग से, व्यवसाय से रिलेटेड होता है, समझ गए। आगे है चौथा, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कीटनाशक बनाने वाले उद्योग में रसायन पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ विशेष व्यवसाय से कैंसर होना, जैसे त्वचा का कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़े का कैंसर भी होता है। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है कैंसर भी हो सकता है, जैसे त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर, फेफड़ा कैंसर, समझ गए ना।
ये सब चीज़ें हैं। आगे चलिए देखते हैं यांत्रिक खतरे, जैसे मशीन से दुर्घटना होकर अस्थायी व अस्थायी विकलांगता आ जाना। जैसे बड़े बड़े सुनते होइएगा कि बॉयलर फट गया, इतना आदमी का डेथ हो गया, इतना आदमी विकलांग हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं उद्योग से रिलेटेड ही जो है आपके समस्या है। मनोसामाजिक रोग जैसे चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, कब्ज, न्यूरोटिक विकार, उच्च रक्तचाप आदि भी जो है ये सब चीज़ से व्यवसाय वाला रोग से हो सकता है। 8वां है अन्य व्यावसायिक रोगों में एंथ्रॉक्स, जूनोसिस, क्षय रोग व त्वचा शोथ आदि रोग भी शामिल है। मतलब अन्य भी व्यवसाय रोग होते हैं जिनसे एंथ्रॉक्स रोग, जूनोसिस रोग, टीबी, क्षय रोग, त्वचा रोग ये सब जो है आपके हो सकते हैं। तो यही सब व्यवसायिक रोग है जिसका लिस्ट मैंने आपको बता दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आगे आता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन व्यावसायिक रोगों को कैसे आप रोकथाम करेंगे, उपाय बताइए। ठीक है, तो इसको प्रिवेंशन करने का, ऑक्यूपेशनल डिजीज का प्रिवेंशन करने का कुछ जो है आपको रोकथाम करने का उपाय करना पड़ेगा। तो चलिए रोकथाम कैसे होगा देखते हैं। व्यावसायिक रोगों को रोकथाम करने का निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए जिससे आप जो है व्यवसाय में फैक्ट्रियों समय होने वाले रोगों से बच सकते हैं। पहला पॉइंट है नियुक्ति पूर्व परीक्षण। पहला तो ये कर लीजिए कि जब भी कोई कंपनी को ध्यान रखना चाहिए, अपने कर्मचारी को जब भी भर्ती करे तो किसी भी श्रमिक व कार्मिकों को व्यवसाय में नियुक्त देने से पूर्व परीक्षण करना चाहिए कि वह उस व्यवसाय के योग्य है या नहीं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार उपयुक्त कार्य में लगाना है। अब मान गए कोई व्यक्ति है, जैसे जैसे देखते होइएगा कि पुलिस वुलिस में जॉब के लिए उससे फिजिकल टेस्ट क्यों लिया जाता है? उससे फिजिकल टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि पुलिस का काम होता है दौड़ धूप करना, बहुत हर एक परिस्थिति में अपने आप को जो है ढालना पड़ता है। तो उसको जो है अपने हर एक परिस्थिति में ढालना पड़ता है। तो ऐसे में आपको जो एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसको विकलांग है उसको पुलिस में अगर भर्ती कर देगा तो उससे कुछ हो पाएगा? उसके क्षमता के अनुसार वो जॉब है ही नहीं, उसके लायक है ही नहीं। तो इसलिए जो है नियुक्ति से पूर्व परीक्षण करें। एक कंपनी को, एक व्यवसाय में किसी को नियुक्ति करने के लिए उसके योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे कार्य में लगाना चाहिए और इसके लिए नियुक्ति देने से पूर्व जो है उसका टेस्ट परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके लायक आदमी मिलेगा तो बीमारी होने की खतरा कम रहेगा। समझ गए? पहला पॉइंट। दूसरा है व्यवसायिक कार्य का परीक्षण करना। दूसरा है व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चयनित किया जाए उसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब देखते होइएगा कि जॉब लगने के बाद जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि उस इन्वायरमेंट में उस काम काज को अच्छे से कर सके, परफॉर्मेंस, इसके लिए जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। तो व्यावसायिक कार्य का परीक्षण होता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी जॉब में जो भी चयनित किया जाए व्यक्ति, उसको जो है पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे व्यक्ति को नॉलेज रहेगा कि कब किस कंडीशन में अपने आप को बचाना है सिचुएशन में। तो इससे जो है रोग से या दुर्घटना से व्यक्ति बच सकता है। तो दूसरा पॉइंट व्यवसायिक कार्य का ट्रेनिंग होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। व्यवसायिक कार्य के दौरान नियमित रूप से स्वास्थ्य आकलन किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के रोग का निदान किया जा सके। समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण जैसे रक्त जांच, आंखों की जांच आदि करनी चाहिए और ये सब अच्छे अच्छे कंपनी में होता भी है। जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे कंपनी है वहाँ पे महीने में 2 महीने में शिविर लगता है और वह अपने कर्मचारियों को सभी चीज़ जाँच करवाता है, ब्लड वगैरह, और वह उससे पता लगता है कि किस व्यक्ति में कौन सा बीमारी है। तो उससे समय रहते पहले ही उसका जो है उपचार और निदान किया जाता है। तो कार्यस्थल में स्वास्थ्य का आकलन कैसे करेंगे? तो उसके लिए शिविर लगाता है कंपनी और अपने कर्मचारियों को सभी रक्त, आँख, सभी चीज़ों का जांच वगैरह करवाता है जिससे स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। तो यही स्वास्थ्य आकलन होता है कार्यकाल में। समझ गए? चौथा होता है चिकित्सीय उपचार। किसी प्रकार के रोग निदान होने पर पर्याप्त चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब एक कंपनी में कोई लेबर काम कर रहा है तो मान गए उसको थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम आ गया, समझ गए, तो उसको जो है कंपनी का काम होता है कि उसको जो है उपचार करवाना चाहिए अगर उसके बीमारी के बारे में पता चल गया है तो। समझ गए ना? तो ये चीज़ें होता है जिससे उसे और ज़्यादा गंभीर होने से रोका जाएगा। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा देना। 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा। श्रमिक तथा कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को रोगों व दुर्घटनाओं आदि से बचा सके। बिल्कुल सही है। आप एक व्यावसायिक रोग के जो है रोकने का उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए एक श्रमिक और कर्मचारी को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने आप को किसी भी रोग से या दुर्घटना होने से खुद को बचा सके। क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा रड सब, बड़े बड़े कितने कितने टन टन के जो है आपके रड सब, सामान सब उठाना पड़ता है, मशीन उठाता है। अब मान गए मशीन अगर अचानक से उस पर अपना नियंत्रण न रखे तो वह क्या होता है, डायरेक्ट नीचे गिरता है और वह उसमें कितना व्यक्ति जख्मी हो जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो इस प्रकार से आते रहता है। तो इन सब से बचने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। 6वां पॉइंट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। अब ये कर्मचारी राज्य जो हम लोग पता है ESI, समझ गए ना, एम्प्लॉय
जो फंड होता है, प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय को अपने कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि वह स्वयं व अपने परिवार को सरकार द्वारा ईएसआई अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सके। तो माय डियर, छठवां पॉइंट यही है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्टर्ड होना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर व्यवसायिक किसी भी उद्योग या व्यवसाय में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उससे अगर इसमें रजिस्टर्ड रहेगा ईएसआई में कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत, तो वह खुद को और अपने परिवार को सरकार द्वारा ईएसआई जो अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य बना सकता है। समझ गए। सतमा है माय डियर यहाँ पे सुरक्षात्मक वातावरण। प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय में कर्मचारी को सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्किट से बचाव, मशीनों को कवर सही से लगे होना, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्रों का लगा होना, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार होना। अब बड़े बड़े जहाँ पे कंपनी होता है, मान गए जहाँ पे आग का ही काम होता है, समझ गए, थर्मल पावर पॉइंट ये सब जहाँ पे होता है, जहाँ पे आग का ही काम है और उसके आसपास कर्मचारी सब काम कर रहा है, श्रमिक सब, तो मान गए हो सकता है दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकता है, तो आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र हो ताकि तत्काल बचाया जाए। समझ गए। बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं तो उसको सही से कवर करने के लिए जो है चीज़ें होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचाव के उपाय होनी चाहिए। पर्याप्त जो है जहाँ भी काम हो वहाँ पे निकासी द्वार हो, ताकि कुछ भी अंदर दुर्घटना हो तो तुरंत जो अंदर कर्मचारी सब है बाहर धड़ाधड़ निकल सके। तो सुरक्षात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, किसी भी उद्योग में जिसके जरिए खुद को बचाया जा सके। 8वां पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयोगी सभी सामग्री होनी चाहिए। अब एक कंपनी है जहाँ पे इस तरीके के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, वहाँ पे फर्स्ट एड का एक जो है कक्ष होनी चाहिए, जहाँ पे अगर किसी को चोट लग जाए, कट फट जाए या हल्का सा जो है जल उल जाए तो उसको फर्स्ट एड करके उसका उपचार करके आगे रेफ़र किया जा सके। तो इसके लिए फर्स्ट एड होना कक्ष जरूरी होता है कर्मचारी के लिए। समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए, जिसके जरिए आप व्यावसायिक रोगों से कर्मचारी और उसके श्रमिकों को जो है रोकथाम कर सकते हैं व्यावसायिक रोगों से। ठीक है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं 8 पॉइंट को फिर से। तो मैंने आपको क्या बताया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं बताएं, तो आप लिखिएगा कि व्यावसायिक रोग को रोकथाम के लिए जो है किए जाने वाला जो उपाय है वह निम्न है, बहुत सारे हैं। उसमें से पहला है कि नियुक्ति से पूर्व पहले एग्जाम ले ले, टेस्ट ले ले, परीक्षण कर ले कि ये इस पोजीशन के लिए फिट बैठ रहा है या नहीं। दूसरा है व्यावसायिक कार्य का परीक्षण। अब जिस भी पोजीशन के लिए चयन हो व्यक्ति का, उसका जो है ट्रेनिंग होना जरूरी है ताकि वह अपने आप को उस पोजीशन के रूप में ढाल सके। तीसरा है कार्यकाल में स्वास्थ्य आकलन। अब जब वह व्यक्ति किसी कंपनी में किसी उद्योग में काम कर रहा है तो समय समय पर उसके स्वास्थ्य का आकलन होना जरूरी है। इसके लिए जो है कैंप लगा के रक्त परीक्षण, आँखों की जाँच, तमाम जाँचें करके पता लगाया जा सकता है स्वास्थ्य के बारे में। चौथा है चिकित्सीय उपचार, जिसमें अगर किसी को पता चल जाए कि इसमें फलाना रोग है, इसमें इसको फलाना प्रॉब्लम है, तो उसका डॉक्टर से उपचार करके, चिकित्सीय उपचार करके उसको ठीक कराया जा सके, तो इसके लिए चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य शिक्षा इसलिए कि मान गए बड़े बड़े जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है किसी कंपनी में, किसी व्यवसाय ऑक्यूपेशन में, तो वहाँ पे जो है क्या करनी चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए ताकि रोग और दुर्घटना से खुद को कैसे बचा सके। अब ईएसआई जो होता है कर्मचारी राज्य बीमा, इसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना होने पर खुद या अपने परिवार को सरकार के द्वारा जो ईएसआई अस्पताल है उसमें निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ ले सके। तो इसके लिए ईएसआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सातवां है सुरक्षात्मक वातावरण बनाना चाहिए, जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए मशीन को कवर करने वाला, समझ गए, आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र, पर्याप्त मात्रा में निकासी द्वार, ये सब सुरक्षात्मक वातावरण होना जरूरी है। और 8वां है फर्स्ट एड रूम होनी चाहिए, जहाँ पे जो है अगर कोई दुर्घटना होता है तो तुरंत तत्काल जो है रिकवरी के लिए जो है देख रेख करके रेफर किया जा सके। तो प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी उपयोगी सामान है वो होनी चाहिए फर्स्ट एड के लिए, समझ गए, जिससे तत्काल कर्मचारियों को ट्रीटमेंट किया जा सके और आगे भेजा जा सके। तो ये आपका 8 पॉइंट है जिससे आप व्यावसायिक रोगों की, दुर्घटनाओं की रोकथाम कर सकते हो। समझ गए। ये 8 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है व्यावसायिक रोग के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, कौन कौन से व्यावसायिक रोग है पूछते हैं, और रोकथाम करने का उपाय भी पूछता है। तो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया व्यावसायिक रोग के बारे में।
एक बार और बताते हैं, व्यावसायिक रोग का मतलब है कि जिस व्यवसाय में रहते हुए, जिस भी उद्योग, कारखाने, जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उस क्षेत्र में रहते हुए उस व्यवसाय से संबंधित उसको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आता है, तो वही जो है उसका व्यावसायिक रोग होता है। जैसे कोई अगर मान के कोयला फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको कोयला से होने वाले प्रॉब्लम जो है, जिससे कोयला से धूल कण आएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वह उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई शीशा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित कोई रोग हो जाएगा, तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। कोई लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उससे संबंधित तो जो है उसको रोग हो जाएगा, तो उसका व्यावसायिक रोग हो जाएगा। समझ गए? तो यही जिस व्यवसाय में, जिस ऑक्यूपेशन में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना हो या रोग से ग्रसित हो जाए, तो ही उसका जो है आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज बन जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छे से समझ लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।